हाय स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो भी इफेक्ट्स होते हैं उनमें से एक इफेक्ट हम लोग को पढ़ना हीटिंग इफेक्ट। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है और भी इफेक्ट्स क्रिएट करता है। जैसे आपका एक हो जाता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट वही जो इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा बहुत आप क्लास 8 में पढ़े थे, फिर आप केमिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। और फिर एक जो होता है ये हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। फिर अगले चैप्टर में आपका आ रहा है एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो आप थोड़ा बहुत 7 ये सब में पढ़े होंगे कि एक आयरन नेल ले लिए, उस पे कॉपर वायर को इस तरह से उसको मतलब कि कॉइलिंग कर दिए, और कॉइलिंग करने के बाद जब कनेक्ट किए तो वो एक मैग्नेट बन गया। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 12th में और ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो नेम से क्लियर हो रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करे, हीट। ये तो हम लोग समझते हैं। जैसे अभी इसी रूम में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना हैवी बल्ब जलाए हुए हैं, तो ये और फिर फैन भी ऑफ किए हुए हैं, तो इसमें ये बल्ब के वजह से, और ये बल्ब जो है क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहा है, लाइट के साथ साथ क्या जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। और ये हम और भी स्पेशल बल्ब लाइट के वजह से हम इसमें बल्ब लगाए हुए हैं, वो बड़ा वाला 200 वाट वाला बल्ब है, तो काफ़ी हीट जनरेट कर रहा है, काफ़ी गर्मी फील आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। तो वही उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, जो सोर्स से दे रहे हैं, इन्वर्टर से, बैटरी से दे रहे हैं या डायरेक्ट एसी सोर्स से दे रहे हैं, तो वो एनर्जी जो हम लोग का यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी था वो कैसे हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके पीछे का वजह जानेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक साइंटिस्ट का नाम लिया जाएगा, और वैसे तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको हम लोग थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर लेंगे थ्योरी को, उसके बाद पीछे जा कर के उसको देखेंगे। तो हम लोग साइंटिस्ट का नाम लेंगे जूल। जूल आप सुने हुए होंगे, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, नाम तो सुना ही होगा। तो ये जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट, हीट का ऐसा यूनिट, ठीक है, जूल। तो जूल के अकॉर्डिंग, जूल जो है एक एक्सपेरिमेंट किए। जूल जो थे इंग्लैंड से थे, और इंग्लैंड में ना पहले के ज़माने में 18th 19th सेंचुरी में, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी रिसर्च, जैसे अभी हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर है, तो उसी तरह से रिसर्च सेंटर है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, नया नया चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का वायरस बन रहा है, तो हर एक जगह रिसर्च सेंटर है, बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं। उसी तरह से इंग्लैंड में 18th 19th सेंचुरी में हुआ करता था रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी कहने से लग रहा है कि रॉयल लोग का वहाँ पे डेरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रॉयल सोसाइटी में था डेरा, लेकिन रॉयल सोसाइटी में ज़्यादा एक्टिव लोग थे साइंटिस्ट लोग इंग्लैंड में। यानी कि रॉयल सोसाइटी का मतलब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे क्या साइंटिफिक रिसर्चेज वगैरह हो रहा है, नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया नया एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि नया नया आर्टिकल्स ये सब निकल रहा है, साइंटिस्ट लोग अपना अपना रिपोर्ट दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है। तो इन्होंने भी, जूल ने भी, जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो है, उन्होंने रॉयल सोसाइटी में, रॉयल सोसाइटी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, रॉयल सोसाइटी जो है इंग्लैंड का ऐसा एक सोसाइटी, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन मानो जहाँ पे क्या हो, साइंटिफिक वर्क हो रहा है। तो इन्होंने अपना एक रिसर्च सामने लाया। इनका दावा ये था कि हम इलेक्ट्रिक करंट से क्या बना देंगे, हीट बना देंगे। उस समय ये दावा जो है बहुत ही पूरा जो है ट्रेडिशन को ही बदलने वाला था, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो उस समय इन्होंने कहा, अपना ये लाया, इन्होंने कहा, वो लगभग ये जो जूल साहब जो है लगभग 1840 में
1840 में ये अपना दावा किया। 1840 में इनका एक एब्स्ट्रैक्ट आया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है, रिपोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में मेन उसका जो मैटर होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो इन्होंने 1840s में यानी कि मिडिल 19th सेंचुरी में रॉयल सोसाइटी में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट जारी किया। एब्स्ट्रैक्ट अपना लाया, रिसर्च पेपर लाया और इन्होंने दावा किया कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या बना देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम बना देंगे हीट। ये अभी के लिए लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ किया धरा पे देख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। उस समय के लिए क्या था, ट्रेडिशन को एक मतलब कि चेंज कर देने वाला था। तो ये उस समय क्या हुआ कि आखिर कैसे होगा, तो इन्होंने बस कहा नहीं, उसको करके दिखाया। कैसे किया, तो बस एक सिंपल सा, अभी के लिए लगे अरे क्या आप कर दिए, कुछ नहीं किए जूल साहब, लेकिन देखो उस समय इन्होंने क्या किया, तो उस समय बस एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल, जो कि हम लोग अभी घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट था। बस किया कुछ नहीं, वाटर लिया, एक बर्तन में वाटर लिया, एक वेसल में वाटर लिया और क्या किया कि इसमें वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का तो ऑलरेडी खोज हो चुका था, तो इसमें वायर के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया इस वाटर के अंदर। अब क्या है, कुछ समय तक, हाफ एन आवर तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिया और बार बार ये वाटर का अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि हीटिंग जो होगा यहाँ पे वो अगर अमाउंट चेंज होगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फेनोमेनन होता है, आपको पता है 9th में पढ़ के आए हो। तो इसलिए अमाउंट चेंज करोगे तो हीट का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाटर का फिक्स अमाउंट रखा इन्होंने, वाटर का फिक्स अमाउंट रखा और बार बार करेंट चेंज करके, बार बार क्या किया, करेंट चेंज करके, करेंट का अमाउंट चेंज करके और एक रिलेशन बताया। ठीक है, जैसे एक हाफ एन आवर के लिए मान लो कि 2 एम्पीयर दिया, फिर अगले हाफ एन आवर के लिए 3 एम्पीयर दिया, फिर अगले हाफ एन आवर के लिए 5 एम्पीयर दिया। इस तरह से इन्होंने रिसर्च करके दिखाया। बताओ करंट जब वाटर में दिया जाएगा तो ये तो हीटेड होगा, ये तो ऑब्वियस है। अभी तो आसान लग रहा है, ये कौन बड़ा सा बात हो गया, वाटर हीटर यूज कर दे हो ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को ही ना कन्वर्ट करते हैं वाटर को हीट करने के लिए। तो इन्होंने ये रिसर्च किया जिसमें ये बताया, अलग अलग वाटर का अमाउंट फिक्स किया, उसके बाद करेंट चेंज करके, वायर भी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके, और बताया एक रिलेशन बताया। रिलेशन इन्होंने क्या बताया, तो ये तो बात श्योर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। इससे पहले पॉसिबल नहीं था, 1840s के पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आया, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा, इस वाटर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रिलेशन है किससे है, तो इसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट से। इसका रिलेशन किससे, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कैसा रिलेशन है, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड है। ये कैसे पता चला, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। अलग अलग वैल्यूज में करंट दे करके और फिर उसको पता किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हीट प्रोड्यूस्ड इन वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट है। ठीक है, ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड है, ऐसा नहीं कि केवल करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इसमें जो हीट प्रोड्यूस है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो इस वायर का, तो हीट भी प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फिर एक और रूल दिया, फिर कहा कि अगर टाइम ज़्यादा देर तक अगर करंट आप देते हो तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी कि फिर कहा उन्होंने कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये 3 रूल दिया गया। इसको इंडिविजुअली आप पढ़ते हो, जूल्स लॉ भी कहा जाता है, ये तीनों लॉ को जूल्स लॉ भी कहा जाता है।
तो ये तीनों कहाँ से आया, तो इस वाला एक्सपेरिमेंट से आया, वाटर वाला एक्सपेरिमेंट से आया। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा उसके स्क्वायर इतना क्या होगा, हीट। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दे दिया। मतलब कि हम लोग का जो फॉर्मूला पढ़ना है, हम लोग का जो सिलेबस में बस वो हो गया। क्या है, इन तीनों को इकट्ठा करके देख लेते हैं। तो आपको इसको पॉज करके नोट कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग के लिए क्या है अभी इसमें, बस हम लोग को जितना पढ़ना है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ और पीछे जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उसको देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलो, जूल्स के अकॉर्डिंग जो 3 लॉ था वो क्या था, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आता है H इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये जूल के अकॉर्डिंग था। ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता चला, ये वाला एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने रॉयल सोसाइटी में जा करके सबके सामने किया। क्या है ना कि उस समय ये जो 18th और 19th सेंचुरी का जो पीरियड था ना, ये साइंस बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा था। चारों तरफ ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस ग्रो कर रहा था और साथ ही साथ बहुत ही कंपटीशन मचा हुआ था साइंटिस्ट लोग के बीच में। तो जो भी आप कहोगे ना उसको करके दिखाना होता था। तो इन्होंने वहीं पे करके दिखाया एक्सपेरिमेंट को और फिर ये रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिख लिए एक्सपेरिमेंट से। हम लोग चाहें अगर तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग ला सकते हैं अभी तक जो रूल पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में उससे। देखो कैसे। तो आपका ये तो हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसको लाते हैं, जो रूल हम लोग पढ़े उससे लाते हैं, उससे देखते हैं कैसे आता है। तो मिटाते हैं इसको, आपको नोट कर लेना है। चलो, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये लॉ हम लोग पढ़ के आए हैं। V इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला पढ़ के आए, V इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, V इक्वल टू W अपॉन Q। फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसको जब चेंज करना चाहें तो W इक्वल टू कह सकते हैं QV। W इक्वल टू QV। फिर एक और रूल हम लोग पढ़ के आए हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल टू पर क्या है, Q बाई T। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू I T। बस हम यूज करने के लिए एक पर्पज से लिख रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, Q इक्वल टू I T, W इक्वल टू QV। ठीक है, अब एक और हम लोग पढ़ के आए हैं, V इक्वल टू I R। V इक्वल टू I R, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R। वैसे क्या था कि R इक्वल टू V बाई I या V इक्वल टू I R। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के हेल्प से एक नया इक्वेशन लाते हैं। देखो कैसे लाते हैं। तो W इक्वल टू क्या है, QV। W इक्वल टू क्या है, QV। अब ये Q के जगह पे, ये जो है QV पहला इक्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, चेंजिंग लाते हैं। Q के जगह पे इसको डाल देते हैं, ये वाला इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो Q के जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, I T। उसके बाद क्या बचा, V। ठीक है, अब V के जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, I R, यानी कि I R। अब क्या हो गया, तो I स्क्वायर R T। W इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर R T आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले भी पता था। W इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर R T। और अभी जस्ट पीछे देखो इसमें क्या आया, अभी जस्ट हम लोग जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं H इक्वल टू I स्क्वायर R T लिखे हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर R T। अब ये क्या है ना कि W के जगह पे अगर H आ जाता ना तो काम बन जाता। लिख दें W के जगह पे H, नहीं,
ऐसे ही तो नहीं लिखेंगे। चलो अब इसके पीछे एक स्टोरी तो बनता है, तो इसको देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, ये ऑलरेडी पीछे का है, रिवीजन में रहना है तो बेहतर समझ में आएगा। चलो इसके पीछे देखते हैं कि W से H कैसे आएगा, यानी कि वर्क डन से हीट प्रोड्यूस्ड कैसे आएगा। ये तो जूल साहब नहीं बोले, जूल साहब ये नहीं बता पाए। सच है कि जूल साहब ये नहीं बता पाए। इसको मिटाते हैं। चलो तो इसीलिए हम अब दूसरे साइंटिस्ट का नाम लेंगे, ठीक है। एक आपका साइंटिस्ट आते हैं, जैसे ये जो जूल साहब हैं, ध्यान से समझना है। जूल जो है ये 1840 में इन्होंने रूल अपना दे दिया। जूल ने 1840 में रूल दिया, जूल ने 1840 में रूल दिया, और उनके अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है वो क्या होता है, I²R/T होता है। ओके, ये जूल 1840 में इन्होंने कह दिया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जूल ने बहुत ही बड़ा बात कहा, पूरा ट्रेडिशन को चेंज कर दिया। उससे पहले क्या है, उससे पहले माना ही नहीं जाता था। उससे पहले माना जाता था कि हीट जो है एक अलग सब्सटेंस फॉर्म है। उसके पहले हीट का जो थ्योरी है वो कैलोरी थ्योरी चलता था। कैलोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना, हीट जो है ना वो एक अलग तरह का सब्सटेंस होता था, यानी कि हीट को एनर्जी का फॉर्म नहीं माना जाता था। हीट को एक अलग तरह का सब्सटेंस माना जाता था, यानी कि जस्ट लाइक मैटर पूरी तरह से भी नहीं माना जाता था, वेटलेस मैटर माना जाता था, लेकिन फिर भी उसको एक डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म माना जाता था कैलोरी थ्योरी में हीट को। इससे पहले, जूल के पहले। अब जूल आकर के कैलोरी थ्योरी को टोटली क्या कर दिया, और रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जूल क्या किया कि हीट को प्रोड्यूस करके दिखा दिया इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। तो ये कैलोरी थ्योरी जो चल रहा था वो क्या हो गया, अब डगमगा गया। तो एक बड़ा चेंज आया साइंस के फील्ड में, एक बहुत ही बड़ा चेंज आया जब ये फॉर्मूला जूल ने दिया। लेकिन क्या हुआ, ये कैलोरी थ्योरी क्या गया, खत्म हो गया। कैलोरी थ्योरी में हीट को क्या माना जाता था, सब्सटेंस फॉर्म। हीट एक डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म था, यानी कि ये भी एक क्या था, एक तरह से मैटर था, जो कि क्या चीज से बना था, तो मेड अप ऑफ फाइन गैस पार्टिकल्स। ये इसको माना जाता था गैस है, या माना जाता था कि क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड दैट कैन फ्लो। और फिर माना जाता था कि ये कैसा है, वेटलेस है। मतलब कि ये समझो ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये समझो कि जूल के पहले, 1840 के पहले हीट जो है वो जो है हीट नहीं था, मतलब वो एक एनर्जी का फॉर्म नहीं था। उसको माना जाता था कि एक अलग सब्सटेंस फॉर्म है, जो कि गैस के फॉर्म में, या कोई फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स गैस या लिक्विड, ठीक है, जिसके पास वेट ना के बराबर है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया था एंटनी लेवॉइजर के द्वारा, एंटनी लेवॉइजर, ठीक है। ये लेवॉइजर वही कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लेवॉइजर के द्वारा ये कहा गया था, ये थ्योरी इस्टेब्लिश किया गया था, कैलोरी थ्योरी, जिसमें हीट को एक अलग सब्सटेंस फॉर्म दिया जाता था। चलो अब हम लोग इस पे आते हैं, उस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, पॉज करके नोट कर लेना है। तो जब ये थ्योरी आया, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H इज इक्वल टू I²RT, यानी कि हीट प्रोड्यूस जो है स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो ये था हीट प्रोड्यूस्ड। अब बात ये था, ये हीट आया कहाँ से, तो इसको ये तो दिख रहा था कि क्या था, कि इलेक्ट्रिक करंट से ये हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन इसको ना, वो जो जूल साहब थे वो उसको रिलेट नहीं कर पाए। क्या रिलेट नहीं कर पाए, तो देखो अभी हम लोग देखें कि W इक्वल टू क्या आया है, I²RT, यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या आया है, I²RT, और यहाँ पे क्या है, H इक्वल टू I²RT। तो अगर इसमें हम इस W को H से रिप्लेस कर देते तो ये फार्मूला बन जाता है H इक्वल टू I²RT। तो कहीं ना कहीं ये W जो है वो क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि इधर दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इस बात को जूल साहब प्रूव नहीं कर पाए। तो इस बात को कौन प्रूव किया, तो आगे एक साइंटिस्ट का नेम आता है, रशियन साइंटिस्ट थे एमिल लेंज, ठीक है। इन्होंने जस्ट
1 या 2 साल बाद, यानी कि 1840 में इन्होंने बताया, तो ये 1842 में इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने दिखा दिया अपने एक्सपेरिमेंट से। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ, उन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी दिया गया है अकॉर्डिंग टू जूल के अकॉर्डिंग जो थ्योरी दिया गया है H = I²RT, तो इसमें जो हीट आता है ना, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, ये हीट कहीं और से नहीं आता है, हीट कहीं और से नहीं आता। ये हीट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो था ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है क्या चीज़ में, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में। ठीक है, ये इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो अब जाकर के आपका ये फॉर्मूला W से वो क्या चीज़ में चेंज हो गया, H में, क्योंकि W जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वर्क डन जो था वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को शो कर रहा था, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट क्या होता है हीट एनर्जी में। ये लेंज साहब 1842 में, ये सब साइंटिस्ट का नेम याद नहीं रखना, आपको बस जूल का याद रखना। बस हम एक स्टोरी ट्रेस करना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे ये सब आया। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये फर्दर एक्सपेरिमेंट में पता चला। तो अब आप आराम से उस W को क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, H से। मतलब कि सिंपल अगर सीधा भाषा में ये कहा जाए, ओवरऑल अभी तक जो भी स्टोरी हुआ है उसको सीधा भाषा में ये कहा जाए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात ये है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट आप देते हो, जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होता है उस वाटर को गर्म करने में, यहाँ पे इसमें जितना ये वाटर है, ध्यान समझना है, इस वाटर में आप वायर डाले हो तो ये वाटर क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो हॉट कैसे हो रहा है, तो इधर से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके पास है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से ड्रॉ कर रहा है, तो हो सके ये क्या चीज़ से कनेक्टेड हो, सेल या बैटरी से कनेक्टेड हो। तो बैटरी का जो EMF है या बैटरी का जो एनर्जी था वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे आया, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी गायब तो नहीं हो जाएगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड होगा, ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट था इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो था वो गया कहाँ, तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन गया, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन गया, हीट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लेंज साहब बोले कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे आता है वही यहाँ पे क्या बन जाता है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया हीट एनर्जी, यानी कि वहाँ पे जो वर्क डन था दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू H। तो H = क्या आ गया, I²RT। समझ में आया बात। तो ये हम लोग को बस ये ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि बाप रे क्या क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। ये सब जो एक्स्ट्रा नेम्स बताए हैं, लेंज वगैरह, लेववाइजर, ये सब याद नहीं रखना। ये सब हम एक ऐसे ही एक स्टोरी बताएं, क्योंकि अभी जो है देखो, अभी हम लोग क्या पूरा का पूरा क्रेडिट हम लोग किसको देते हैं, जूल को देते हैं। पूरा का पूरा क्रेडिट आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप क्लास 10th में पढ़े, तो इसमें पूरा का पूरा मतलब हम लोग डिस्कस किए। ऐसा लगता अगर नहीं बताते तो ऐसा लगता कि सारा का सारा काम किसने किया है, जूल, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं किया। सारा का सारा काम नहीं किया, बहुत सारा काम उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारा काम ऑलरेडी किया जा चुका था जो कि लेववाइजर ने किया था, और भी आप डिटेल से पढ़ोगे। फिर बाद में ये ओवरऑल कौन किया, लेंज ने जाकर के पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये था हम लोग का कंसेप्ट। मिटाते हैं इसको, नोट कर लेना है। अब आते हैं कि क्या इसमें हम लोग को याद रखना है। ये तो सीखने का था, एक कंसेप्ट लेने का था, याद क्या रखना है। तो याद ये रखना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब मैकेनिज्म पे आते हैं, कैसे प्रोड्यूस करता है, हीट कैसे प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सा बात है, एक कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब मोस्टली इसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से
कोलाइड करेंगे, टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही साथ अंदर में और भी आयंस वगैरह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो जैसे ही एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों? तो देखो ये जो है मान लो कनेक्टेड है एक सोर्स से, ईएमएफ सोर्स से, बैटरी से। तो बैटरी इसको क्या दे रहा है, बैटरी इसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। अब ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ये काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है। मतलब कि कोई भी एनर्जी अगर मोशन में हो, अगर आप मोशन में हो तो आपके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मोशन आप मूव कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूव कौन करा रहा है, ये बैटरी एनर्जी दे रहा है। तो ये मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, अंदर के और भी आयन से टकराएंगे। टकराएंगे तो क्या होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी इनका कुछ लूज होगा, यानी कि कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हीट के फॉर्म में मतलब अगल बगल में सराउंडिंग में फील होगा। ठीक है, जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कुछ एनर्जी इधर उधर सराउंडिंग में आएगा। तो यही आपका जो है, यानी कि अगर देखा जाए तो चार्जेस का जो काइनेटिक एनर्जी है, वही क्या बन रहा है, हीट बन रहा है। अब चार्जेस का काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। तो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही क्या चीज़ में चेंज हो गया, हीट के फॉर्म में। ये कंसेप्ट आया बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आप हायर क्लासेज में 11th में जाओगे तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। यानी कि अब जो है और आसान हो गया। अब हम लोगों ने तो बस पढ़ना है। उन लोगों ने अब हीट को डायरेक्ट किससे रिलेट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। काइनेटिक एनर्जी से ना टकराएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। टकराएगा मतलब हीट ट्रांसफर होगा, एनर्जी का हीट प्रोड्यूस होगा, कोलिजन होगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है ना। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराता है, फ्रिक्शन होता है तो हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी बस फ्रिक्शन की तरह ही मैकेनिज्म है, एकदम फ्रिक्शन से रिलेट हो रहा है। जैसे मैकेनिक्स में, फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का ये फ्रिक्शन की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ही कोलाइड करेगा एनर्जी रिलीज होगा। तो अब हीट को क्या चीज़ से कनेक्ट कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी से। यानी कि काइनेटिक एनर्जी से हीट क्या होगा, प्रोड्यूसर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये सब कंसेप्ट आया, जिसमें आई होप समझ में आया मैकेनिज्म कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। मेन कोलिजन है, ठीक है। तो ये था हीट प्रोड्यूस होने के पीछे मैकेनिज्म। इसको भी समझ में आया, नोट कर लेना है। चलो अब आपको देखना ये है ओवरऑल आइडिया क्या रखना है, नहीं तो हमको लगता है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो ओवरऑल क्या आइडिया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं था, वो था सीखने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है H = I² RT, H = I² RT। अब इसमें अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, अब आते हैं हम लोग अपना काम। तो H = I² RT आपको याद रखना है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि बताइए हीट प्रोड्यूस जो होता है वो करंट से कैसे रिलेटेड होता है। हीट प्रोड्यूस इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ इट इज कनेक्टेड टू करंट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड इसके स्क्वायर से, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हीट प्रोड्यूस्ड इज इन अ सर्किट, कर देते हैं इन अ सर्किट, नोट करते चलना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है,
करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम लोग बोलेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली, दूसरा अगर रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन हो तो हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, या फिर आप लैंग्वेज में लिख लोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी कि वायर जो आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब समझ में आ रहा है? हाई रेजिस्टेंस अगर वायर यूज करोगे तो हाई हीट मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, लो रेजिस्टेंस वायर यूज करोगे तो लो हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे वायर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या चीज़ का यूज करते हैं? कॉपर का। क्या होता है अगर नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं? घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हम लोग का वायरिंग होता है उसमें हम लोग अगर नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं तो क्या होता है? वायर सब मेल्ट, मतलब कि उसका जो कवर है ना वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जब हाई करंट पास होता है तो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। क्यों? आप हाई करंट ड्रॉ करना अगर चाहोगे तो वो इतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस है ना कि वो करंट को अपने से होकर जाने नहीं देना चाहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वायर हीटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। रेजिस्टेंस अगर बहुत कम तो हीट भी क्या? बहुत ही कम। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा। तो बल्ब वाला भी केस समझ में आ रहा होगा, उसको भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं और फिर उसी तरह से टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है तो बोलेंगे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जितना ज़्यादा देर तक रखोगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो इस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये सब में आ सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। समझ में आया? अब इसमें हम लोग इसमें ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है जो ज़्यादा चांसेज रहता है? ज़्यादा चांसेज रहता है इस तरह से कि बताओ किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस हम डबल कर दें, रेजिस्टेंस क्या कर दें? डबल। यानी कि पहले R था, अब R को क्या कर दिए? 2R, और बाकी कंडीशन सेम रख रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस्ड पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर ये डबल कर दिए तो हीट भी क्या हो जाएगा? पहले H था, अब क्या हो जाएगा? 2H। समझ में आ रहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पहले H था, अब क्या हो जाएगा? 2H। फिर कहेगा कि मान लो हम R से क्या कर दिए? R/2 कर दिए, हाफ कर दिए, तो ये H से क्या हो जाएगा? H/2। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे उसको आप चेंज करोगे वैसे ही ये भी चेंज होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बात को समझना है। बोलेगा कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हीट प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? डबल हो जाएगा। हाफ के तो हाफ या ट्रिपल 4 टाइम्स जैसे करेगा वैसे चेंज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर आपका रेजिस्टेंस के साथ साथ कर दे, ये करंट के साथ ज़्यादा चांसेज रहता है कि करंट के साथ कर दे। तो करंट के साथ, जैसे करंट के साथ करेगा तो क्या होगा? बोलेगा कि करंट पहले I था, अब हम लोग इसको क्या कर दिए? 2I, यानी कि करंट को डबल कर दिए। तो बताइए H पे क्या असर पड़ेगा? तो करंट को जब डबल किया जाएगा तो देखो I से अगर 2I करेगा तो आप समझ सकते हो उसका स्क्वायर होगा, यानी कि कितना चेंज हो जाएगा? 4 टाइम्स। मतलब अगर करंट को डबल करेगा तो हीट कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा? 4 टाइम्स। करंट को डबल करेगा तो हीट 4 टाइम्स। करंट को अगर हाफ करेगा तो हीट 4 टाइम्स घट जाएगा, यानी कि हीट कितना हो जाएगा? 1/4। तो इस तरह से फिर टाइम के साथ भी वही रिलेशन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव ये सब में, तो इसको भी नोट कर लेना है। ये टेक्निक था, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिला। आइडिया क्या मिला? फिर हम लोग किसका क्या क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जूल साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? हीट प्रोड्यूस हो सकता है। उस हीट प्रोड्यूस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला दिया H = I²RT। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक एनर्जी से। मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज करते हो किसी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वही एनर्जी आपका वहाँ पे उस बॉडी में क्या मिल जाता है? हीट के फॉर्म में मिल जाता है। यही इन्होंने कहा जूल साहब ने। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इतना बात हम लोग को याद रखना है। इस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करना है वो याद रखना है, फिर कैसे कैसे वेरी करता है ये वो याद रखना है। चलो अब इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्ब
of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करो खुद से। ओके चलो कर लिया। अब हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू व्हाट। हीट प्रोड्यूस्ड, जैसे हीट का बात आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है। फॉर्मूला ये आता है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, इसका यूज करना है। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, करेंट चाहिए, आर चाहिए और टाइम चाहिए। देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओके तो देखते हैं, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू दिया गया, मतलब Q दिया गया है। Q दिया है 96,000 कूलम। ओके रख लेते हैं, जो मिला है फिर उसी में से हम लोग यूज करेंगे। तो ये दिया ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, टाइम दे दिया 1 आवर। ओके अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, 3600 सेकेंड, क्योंकि जो भी हम लोग SI यूनिट का बात करेंगे तो सेकेंड में ही होगा। तो कर लिए, ठीक है। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, भी दे दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे दिया है कितना, 50 वोल्ट। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या था, I चाहिए था, I नहीं दिया। R चाहिए था, R नहीं दिया। T चाहिए तो एक T दिया, सीधा सीधा T दिया है, I और R नहीं दिया। लेकिन हम लोग I और R निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। Q और T से आप क्या निकाल सकते हो, I निकाल सकते हो। I का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। ओके 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 960 अपॉन 36 I हो गया। I ठीक है, I इक्वल टू Q बाई T रखते हैं, उसको यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R, क्योंकि R चाहिए इसमें। तो R के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। जैसे होता है ना V इक्वल टू हम लोग पढ़े I R, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू V बाई I। अब देखो V, तो V आपको दिया हुआ है 50 बाई I, तो I इतना आया है तो इसको लिख लेते हैं 960, और इसको नीचे से 36 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बात समझ में आ रहा है। ओके चलो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 इंटू 5 अपॉन 96। अब ये हमको लगता है कि कैंसिल आउट होकर के ये 6 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1 6 और ये 6, यानी कि 30 बाई 16 रखते हैं इसको ऐसे ही। R हो गया 30 बाई 16। अब हमको लगता है कि H निकालने के लिए सब कुछ मिल गया, I मिल गया, R मिल गया और T मिल गया। तो अब हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सकते हैं। ओके इसको नोट कर लेना है। अब इधर देखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू हम लोग यूज कर लेते हैं। H इक्वल टू आपका आ जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से I का वैल्यू है 960 अपॉन 36 का स्क्वायर इंटू R। तो R आपका है, R कहाँ गया, यहाँ R निकाले हैं 30 बाई 60, 30 बाई 16 एंड T, तो T कितना है 3600, T है आपका 36। इधर मिटाते हैं। ओके पॉज करके नोट कर लेना है। चलो इधर है 3600। अब ये सबको करना है, तो ये 960 इंटू 960, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो गया, 36 इंटू 30 बाई 16 इंटू 3600। देखते हैं जो भी कैंसिल आउट हो जाए अच्छा ही रहेगा। तो कैंसिल आउट आपका हो सकता है क्या क्या, तो ये 36 से ये 36 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच जाएगा 100 टाइम्स में ये। ओके ये करते रहना है। ये 60 टाइम में 60 टाइम्स में कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या बचा ये, तो ये हमको लगता है कि 6 टाइम्स में, और ये 6 से 10 टाइम्स में, ये 6 से 5 टाइम्स में, मतलब कि नीचे सब कैंसिल आउट हो गया, ऊपर ही बचा। तो ऊपर बचा 960 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 100।
मतलब सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसको 5 से केवल कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि इसके नीचे आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो इसको इधर मिटा लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। कैलकुलेशन देखते रहना है, हो सके इधर उधर हो जाए तो बताना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया। तो आ गया है आपका 960 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 960 इंटू 5 यानी कि 450 और 625 480, 480 पे 1 0 1 0 1 0 1 0, इतना जूल हीट आ जाएगा। यानी कि जो भी हो इतना जूल हीट आ जाएगा। अगर इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो फिर 3 0 और कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो देख लेना है कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर नहीं हुआ हो, बाकी आपको बताना है इतना जूल हीट प्रोड्यूस हुआ, वे यही होगा कैलकुलेट करने का। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है 2 कंडक्टिंग वायर्स। पॉज करके इसको समझना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए थोड़ा इसको समझना है पॉज करके, और फिर ट्राई करना है। फिर आपके पास ऑप्शन है और उसके बाद फिर हम लोग मिलाएंगे। चलो, तो आप लोगों ने कर लिया पॉज करके, देखते हैं हम लोग। 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 गो वायर लिया गया है ऑफ द सेम मटेरियल, और जो वायर है वो सेम मटेरियल का, यानी कि कॉपर का अगर लिए हो तो दोनों कॉपर का है, एल्यूमिनियम का लिए हो तो दोनों एल्यूमिनियम का, मतलब मटेरियल सेम है। एंड इक्वल लेंथ, मतलब कि अगर एक वायर एल लेंथ का है तो दूसरा वायर क्या होगा, वो भी एल लेंथ का ही होगा। दोनों का मटेरियल भी सेम। मटेरियल सेम कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी क्या हो गया, सेम। मटेरियल सेम कहने का मतलब रेजिस्टिविटी सेम। ओके, कुछ टेक्निकल टर्म के साथ चलते हैं। सेम लेंथ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया या डायमीटर। इक्वल डायमीटर मतलब इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कुलर पार्ट होता है वो भी इक्वल, मतलब क्या कि एरिया भी क्या है, इक्वल। अगर इसका एरिया ए तो इसका भी एरिया क्या, ए। मतलब कि इसको सीधे सीधे कहना ये था कि इस वायर का रेजिस्टेंस अगर क्या होगा, आर होगा, तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। सिंपल सी बात है। देखो 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 को वायर ले लिए ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब रो दोनों का सेम, ठीक है। एंड इक्वल लेंथ, लेंथ सेम। एंड इक्वल डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम मतलब एरिया सेम। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। सीरीज में मतलब इंड टू इंड कनेक्शन। सीरीज मतलब इंड टू इंड, इस वायर को इंड टू इंड कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और एक बार क्या किया जा रहा है, पैरेलल कनेक्ट किया जा रहा है। एक बार क्या किया जा रहा है, पैरेलल। मतलब अब ये वायर जो है वो क्या चीज़ की तरह वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। एक बार पैरेलल, एक बार सीरीज। पैरेलल मतलब कि दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। इससे भी भी, इससे भी। और सीरीज मतलब दोनों से करंट क्या रहेगा, सेम। ये सब तो ऐसे ही एक टेक्निकल टर्म है। तो एक बार सीरीज कनेक्ट किया गया, दूसरा बार पैरेलल। ओके, एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। मतलब कि इसमें अगर भी तो इसमें भी जब हम लोग कनेक्ट किए तो इसमें भी कनेक्ट किए, तो शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी जो कनेक्ट किए उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, भी ही था, ठीक है। और हमको लगता है कि ये वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, तो हमको फिर से फिगर ड्रॉ करना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसका ऊपर करेंगे। तो 2 वायर है, ओके, 2 वायर ले लिए, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का मटेरियल सेम, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और दूसरा बार पैरेलल में। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया गया उस समय कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। दोनों का रेशियो निकालना है, सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसका टू द पैरेलल के साथ। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा करके और इस पे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जगह बहुत ही कम है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि नीचे आप लोग को तो दिख नहीं रहा था सही से। तो क्वेश्चन ये था कि 2 वायर है, तो 2 वायर हम लोग ले लिए, 2 वायर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक का लेंथ L तो दूसरा का भी लेंथ L। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक का डायमीटर
जो भी है वो भी डायमीटर, इसका भी मतलब इसका क्रॉस सेक्शन ए तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। फिर मटेरियल दोनों का सेम तो इसका रेजिस्टिविटी रो, इसका भी रेजिस्टिविटी रो। मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम। ओके, मतलब इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो इसका रेजिस्टेंस आर तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या आर। यही ना कहना चाह रहा है कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है सेम है। मान लिए, चलो थोड़ा सा घुमा के कहा, क्या दिक्कत है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब इन दोनों के साथ हो क्या रहा है, तो इन दोनों के साथ दो केस है, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। दोनों केस में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट केस में दोनों वायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों वायर जो है, ये इसलिए मैं ऐसा बनाया है क्योंकि आपको समझ में आया कि ये कनेक्ट किया गया, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह का फिगर हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को जो है ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना है सेम। मतलब मान लो कि ये भी है तो इस केस में भी मतलब फर्स्ट केस में इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। अब देखो सीरीज में कनेक्ट किया गया, ये आर ये भी आर, समझ में आ रहा है बात। दूसरे केस में इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। बात तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब इस कंडीशन में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना है, भी रखना है। ये आर रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस। ओके, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, ये है आपका भी सेम आर सेम। अब हम लोग को निकालना है कि इस केस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ना, और फिर इस केस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। और दोनों हीट, मान लो इस केस में H1 हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है H2। तो क्वेश्चन क्या है कि H1 क्या होगा। अब क्वेश्चन समझ में आया, H1/H2 क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, दोनों केस में हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोग का H इक्वल टू I²RT। अब देखो भाई I है कि नहीं, R है कि नहीं, T है कि नहीं, तो कुछ भी सीधा सीधा नहीं है, कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में ये कहा है कि टाइम दोनों के लिए भी क्या सेम ही रखना है, जितना टाइम इधर चलेगा उतना ही टाइम इधर चलेगा। तो इधर अगर टाइम T लेंगे तो इधर भी टाइम क्या लेंगे, T लेंगे। कुछ भी सिंपल नहीं है। पहले बात कि करंट चाहिए तो वो तो करंट गिवन है नहीं, रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस भी सिंपल नहीं है, दो रेजिस्टेंस है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं सर्किट में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करते हैं, ये दो नहीं चलेगा, इन दोनों के बदले क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों का अलजेब्रिक सम। यानी कि हम इस सीरीज वाला में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला चाहे तो इन दोनों के बदला एक लिखेंगे तो क्या होगा, आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। दोनों के बदला एक क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, जल्दी से बोलो, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बदले। तो दोनों क्या था, आर था, तो दोनों के बदले एक क्या ले लेंगे, 2R, कोई दिक्कत नहीं, 2R। अब पैरेलल में वही क्या हो जाता है, तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इधर निकाल के दिखा देते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। मतलब कि क्या हो जाएगा, R ये 2, मतलब कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2, इसका हाफ। मतलब इन दोनों के बदले अगर हम एक को रखें, ठीक है, उस केस को भी नोट करना है और इसको भी नोट करना है। आपको पॉज करके थोड़ा मेहनत करना है। मेरे पास तो इतना ही जगह है इसलिए हम मिटा के करते हैं। चलो, तो इन दोनों के बदले R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। रेजिस्टेंस का तो काम हम लोग कर लिए, पोटेंशियल डिफरेंस का काम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों को कोई फायदा नहीं। रेजिस्टेंस के बाद क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो इस वाला कंडीशन में करंट निकालते हैं, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अगर हमको चाहिए तो I, इस फर्स्ट केस में I चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है V इक्वल टू IR। फर्स्ट केस में देखते हैं, तो I इक्वल टू क्या आप लगाओगे, V/R, I इक्वल टू V/R। अब इस वाला फर्स्ट केस में करंट क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू V, तो V ही है, और R के पे कितना यूज कर लेंगे, 2R। मतलब कि करंट क्या हो जाएगा, V/2R। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। ये फर्स्ट केस का करंट है, मान लो इसको क्या मान लेते हैं, I1। तो फर्स्ट केस का करंट क्या है, V/2R, इससे यूज किए V2R, सिंपल है। सेकेंड केस में उसी तरह से करंट निकालेंगे, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू फिर फॉर्मूला आएगा V/R।
तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ही है, तो भी रहने दिए। लेकिन आर तो क्या है, आर नहीं होकर क्या है, आर बाई टू, तो आर बाई टू, तो टू को नीचे करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब कि इस बार आई इक्वल टू क्या आ गया, टू भी बाई आर। ये सेकेंड केस का करंट है। ओके ओके, चलो अब टाइम जो है, तो टाइम दोनों के लिए क्या लेना है, सेम लेना है। इधर टाइम टी तो उधर भी टाइम क्या लेना है, टी। तो अब हमको लगता है कि अब हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सकते हैं। कैसे, तो हीट प्रोड्यूस्ड हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऊपर मिटाएं, ऊपर मिटाते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे आप लोग को दिखेगा नहीं। ये वाला लाइन मिटाते हैं। अब हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू क्या निकालेंगे हम लोग, दोनों केस का निकालते हैं। पहले H1 निकालते हैं, तो H1 इक्वल टू आप क्या करोगे, H1 इक्वल टू I1 स्क्वायर आर टी। आर जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस, R1 मान लो, ये फर्स्ट का इक्विवेलेंट, और उसका R2 मान लेंगे। टी तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो H1 इक्वल टू क्या होगा, I1 स्क्वायर, तो I1 इतना है, मतलब कि V बाई टू आर का स्क्वायर इंटू R1, R1 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R और इंटू टी। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो V स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी। R का स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं इधर, ये मिटा देते हैं, तो हो क्या जाएगा, इसको भी इधर मिटा लेते हैं, नोट करते चलना है, या ऐसे कर देते हैं, समझना है थोड़ा, क्योंकि एक ही साथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो V स्क्वायर इक्वल टू 4V स्क्वायर अपॉन 4R इंटू 2 इंटू टी, 2 कैंसिल आउट, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V स्क्वायर टी अपॉन 2R, ये है H1, ये आपका आ गया H1, V स्क्वायर टी अपॉन 2R। अब आते हैं H2 पे, H2 कितना होगा, फिर रेशियो निकालेंगे। चलो, तो H2 को यहाँ निकालते हैं, H2 इक्वल टू होगा, H2 इक्वल टू I2 स्क्वायर R 2 इंटू टी। तो I2 कितना आया है, 2V बाई R, 2V बाई R का स्क्वायर इंटू RT, R2 ये जो है R बाई 2 इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, मिटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R बाई 2 इंटू टी। स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, 2 से ये 4, 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हो गया आपका H2। अब तो आफ्टर ऑल यही बचा, H1 और H2 दोनों का रेशियो निकालना है, तो इन सब को भी मिटा देते हैं, इन सब को मिटा देते हैं। जैसे जैसे बनते क्या है वैसे वैसे आपको नोट करते चलना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आफ्टर ऑल क्या आ गया, H1 और H2, तो हम लोग को क्या निकालना है, H1 H2 H2, मतलब H1 कितना, V स्क्वायर टी बाई 2R और डिवाइडेड बाई कितना, 2V स्क्वायर बाई 2V स्क्वायर टी बाई R। मतलब इस तरह से अगर रेशियो वाला केस होता है तो हम लोग ऐसे नहीं करके कैसे करेंगे, H1 H2 है तो V स्क्वायर टी अपॉन 2R और मल्टीप्लाइड बाई, बस इसको उल्टा कर देंगे, R बाई 2V स्क्वायर टी। ये हो गया H1 H2। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो V स्क्वायर टी V स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, R कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन 4, यानी कि ऑप्शन को क्या हो गया आपका C, 1:4। अब एक छोटा सा हम लोग का टॉपिक बचा आज का, नेक्स्ट ये जो है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब जूल साहब बताएं यू कैन गेट हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका बहुत सारा फील्ड्स में यूज़ होने लगा हमारे लाइफ में, और आज तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कुछ कॉमन यूजेज हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप कपड़े को आयरन करते हो तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, फिर ई सिगरेट है। इस पर थोड़ा डिटेल से हम लोग देखेंगे आज, थोड़ा सा स्पेशली देखेंगे। तो ये सब जो हम लिखे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। ये सब क्या करता है, ये सब का सब क्या करता है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है हीट एनर्जी में, बस यही इनका वर्क है।
सब बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो इलेक्ट्रिक आयरन का ही बात किया जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक पार्ट होता है जिसमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ होता है। इस इलेक्ट्रिक आयरन को आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर नाइक्रोम का वायर, नाइक्रोम का कॉइल लगा हुआ होता है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नाइक्रोम क्या करता है कि जब उससे करंट पास होता है तो वो क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं H = I²R T, मतलब कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर का हाई रखिएगा तो करंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो नाइक्रोम का यूज, कॉपर का अगर यूज करोगे तो आयरन में कोई फर्क नहीं होगा। कॉपर का अगर कॉइल लगा दो तो आयरन गर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो नाइक्रोम का आप कॉइल लगाते हो आयरन में ताकि वो क्या करता है, करंट जो होता है उससे उसको वो जाने नहीं देता है, तो इस वजह से कोलिजन अंदर होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब उसी तरह से फंक्शन करता है। आपका रूम हीटर है तो रूम हीटर में भी आप देखते हो कि ऐसे 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 कॉइल लगा हुआ है। वो कॉइल जो होता है नाइक्रोम का होता है, वो कॉइल हीटेड होता है और हीटेड होकर के क्या करता है, आपका खाना वगैरह या ये जो है रूम को, सराउंडिंग को हीट देता है, हीटेड होता है। कभी कभी खाना वगैरह बनाने के लिए भी हीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका इस तरह से यूज करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना है, मिटाते हैं। कभी फुर्सत से इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको बताएंगे बहुत डिटेल से। अभी थोड़ा सा देखते हैं। ये सब जो है इसी का यूज़ करता है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब का जब बात होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ करता है। अब इसमें ऑलमोस्ट, इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग का नया टेक्नोलॉजी आ गया है इसमें बहुत कम ये होता है यूज़, ना के बराबर होता है। पहले वाला जो बल्ब था, स्टार्टिंग जो एडिसन साहब जो बनाए थे, वैसे अकेले एडिसन साहब नहीं बनाए थे, एक बार बल्ब का हिस्ट्री बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एडिसन साहब के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें लगे हुए थे और आफ्टर ऑल एडिसन साहब बनाए थे। ओके, तो वो सब बात का बात है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, ठीक है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है। इस तरह से मान लो, बल्ब तो बन भी नहीं रहा, इस तरह से अगर हो बल्ब तो इसके अंदर ऐसे ये जो होता है, ये जो कॉइल वायर जो होता है वो टंगस्टन का होता है। अब खासियत ये होता है टंगस्टन का कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और साथ ही साथ इसका ना मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, काफ़ी हाई होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हीट भी प्रोड्यूस हो जाए तो ये मेल्ट करके नहीं गिरेगा। तो ये इसका फ़ायदा था। तो ये टंगस्टन का इसमें फिलामेंट लगा हुआ होता है, जो कि जब इसमें करंट जाता है तो करंट जाने के बाद ये क्या होता है, हीटेड होता है हाई रेजिस्टेंस की वजह से, और साथ ही साथ हीटेड होने के बाद ये मेल्ट भी नहीं करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट क्या करता है, हीटेड होता है और हीटेड होने के बाद ये क्या कर लेता है, ग्लो करता है। जैसे जलता कैसे, लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो ये हीटेड होने के बाद ग्लो करता है, चमकता है, ठीक है, और वही लाइट हम लोग को मिलता है। अब ये जो बल्ब जो हमारा पुराना तरीका, अब तो हम लोग का बहुत डेवलप कर चुका है। पहले CFL आया, CFL के बाद अब LED आया, तो अब तो हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है। ये वाला पुराना ओल्ड वर्जन था, इसमें क्या होता था, ये टंगस्टन जो है हीटेड होता था और ग्लो करता था। इसमें क्या होता था ना कि जितना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते थे उसका मुश्किल से 5 से 10% इलेक्ट्रिक एनर्जी ही यूज होता था। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। मात्र 5% 6% एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में मिलता था। बाकी 95% एनर्जी जो है वो कहाँ जाता था, हीट के फॉर्म में बाहर आ जाता था, हीट के फॉर्म में। ये वाला बल्ब आप फील किए होंगे, बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, तुरंत आप जलाते, तुरंत लगाते और हीटेड हो जाता है। तो ये 95% एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये सर्किट से लेता है, उस एनर्जी को ये किस फॉर्म में वेस्ट कर देता है, हीट के फॉर्म में। मात्र लाइट के फॉर्म में कितना देता है, 5%। लाइट के फॉर्म में कितना देता है, 5%। तो इसलिए इस बल्ब को तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बाय द वे, इस बल्ब को हम लोग अभी भी इस बल्ब को यूज़ करते हैं,
लेकिन इस बल्ब को अब बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉर द सेक ऑफ सेविंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को सेव करने के लिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बल्ब का कहानी है। तो इसमें आपको कुछ बात है जो याद रखना है। टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन का फिलामेंट क्यों होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात आता है कि बल्ब के अंदर क्या होता है। तो बल्ब के अंदर कुछ इनर्ट गैसेज यूज किया जाते हैं। जैसे आपका इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, इसके अंदर क्या होगा, आर्गन गैस होगा। तो ये सब गैस जो होता है हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता है, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता। अगर इस बल्ब के अंदर एयर रहे, इस बल्ब के अंदर अगर एयर रहे तो जानते हो क्या होगा, अगर इस बल्ब के अंदर एयर रहेगा ना तो ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बर्न कर जाएगा। एयर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर हाई होगा इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। इसलिए बल्ब के अंदर एयर नहीं हो सकता है। मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों ये गैसेज रखा जाता है, क्यों नहीं एयर रखा जाता है। तो एयर रहेगा तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एयर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मन में ये आ रहा होगा कि चलो एयर नहीं है कोई बात नहीं, तो वैक्यूम ही क्रिएट कर देते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो वैक्यूम क्यों नहीं किया जाता है? तो देखो वैक्यूम किया जा सकता था और ऐसे पहले किया भी गया। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी हो चुका था, वैक्यूम भी किया गया। लेकिन वैक्यूम करके जब देखा गया तो क्या, वैक्यूम करने के बाद ना ये जो है इसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है टंगस्टन में, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या करने लगा, इवेपोरेट होने लगा, मतलब धीरे धीरे ये बर्बाद होने लगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा एजेंट होना चाहिए था जो इसको रिएक्ट करने से, इवेपोरेट होने से बचाए। तो वो कौन था, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अगर फिलअप कर दिया जाए तो वो क्या करता कि इसको इवेपोरेट होने से, वेपोराइज होने से इसको क्या करता, बचाता। ठीक है, यानी कि इसको बर्बाद होने से बचाता। दैट्स वाई ये सब गैसेज को यूज किया जाता है, क्योंकि ये सब गैसेज हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्यूरियोसिटी का आंसर, बल्ब का था। कुछ अच्छे से फिगर विगर बना के नोट कर लेना है। अब बहुत सारे बातें जो हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता है, तो आप उसको सुन करके लिखने का कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये बल्ब का केस था। ये उसी तरह से हमारा फ्यूज है। अब तो फ्यूज भी कन्वर्ट हो गया है, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। जैसे फ्यूज अब बन गया क्या, MCB बन गया। ठीक है, और भी अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया। लेकिन पहले हम लोग का फ्यूज यूज होता था, अभी भी फ्यूज यूज होता है। तो फ्यूज जो है वो, अभी का फ्यूज जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया पहले का फ्यूज से। पहले का फ्यूज किस पे वर्क करता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। मतलब कि ये कि आपका क्या होता था कि करंट जो जा रहा है तो उसके अंदर आप फ्यूज कनेक्ट किए हो, ठीक है, ये वायर जा रहा है, वायर जा रहा है, तो इससे करंट आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, करंट होकर के इधर जा रहा है। तो फ्यूज जो है इसमें आप यूज करते थे जैसे टीन वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, ज़्यादा हीट मिले, थोड़ा ज़्यादा हीट हो, थोड़ा ज़्यादा करंट हो, ये क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, टूट जाए। ठीक है, तो टीन ये सब का वायर इसमें यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट जा रहा है, आपके घर में सप्लाई जा रहा है करंट का। अब क्या है कि करंट क्या है, एकाएक अमाउंट मान लो ज़्यादा हो गया, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, कुछ मिसहैपनिंग हो गया जिस वजह से करंट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ये ज़्यादा करंट अगर यहाँ पे फ्यूज नहीं रहता तो वायर के थ्रू पूरा का पूरा करंट आपके हाउस में चला जाता। ठीक है, तो क्या होता, आपका बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए अगर ये बीच में आप फ्यूज रखे हो जो कि ज़्यादा कैपेबल नहीं है, ये ज़्यादा करंट भेजने के लिए कैपेबल नहीं है, ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे यहाँ यूजुअल करंट से हाई करंट होगा तो यहाँ से क्रॉस होगा तो यहाँ पे ये हीटेड होगा। क्या होगा, हीटेड होगा। क्यों हीटेड होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और हीटेड होकर के ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो सर्किट यहाँ से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आगे आपका इलेक्ट्रिक एप्लायंस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रिंसिपल। समझ में आया बात, इसको भी नोट कर लेना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब इसके लिए फिर हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग ये सब चीज़ों को, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा ऐसे ही था इस टॉपिक में, इसलिए डिस्कस कर लिए। अब बात आता है एक ई सिगरेट, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। ई सिगरेट,
ई सिगरेट। तो इसमें ई सिगरेट एक तो होता है हम लोग का सिगरेट जो माचिस लगा या लाइटर लगा पिए, एक होता है ई सिगरेट जिसमें क्या होता है ना कि एक पोर्शन होता है इस तरह से, एक पोर्शन होता है जिसमें बैटरी लगा हुआ होता है, एकदम सिगरेट के ही शेप में होता है जैसे सिगरेट होता है इस तरह से। एक पोर्शन होता है जिसमें बैटरी लगा हुआ होता है, शायद आप लोग देखे भी नहीं होंगे और देखना भी नहीं है, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। एक पोर्शन होता है जिसमें कुछ लिक्विड डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक पोर्शन होता है जिसको आप माउथ से लगाते हो। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जलता नहीं है, ये सिगरेट जैसे हम लोग नहीं, मतलब लोग जो पीते हैं सिगरेट वो जलता है, लाइटर से जलाते हैं। ये सिगरेट जो होता है इसमें कोई भी चीज़ जलने वाला नहीं होता है। इसमें एक पोर्शन है लिक्विड जिसमें निकोटीन होता है, जिससे आपको एडिक्शन होता है, जिससे आपको अच्छा लगता है। ये लिक्विड इसमें डाला हुआ होता है, इसमें बैटरी है। अब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जैसे ही आप स्विच दबाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इससे होकर पास होता है। तो इसको ये क्या करता है ना कि इसको वेपोराइज कराता है, मतलब कि इसको हीटेड कर देता है, और हीटेड होता है तो ये क्या होता है ना, वेपोराइज होता है। ये लिक्विड क्या होता है, वेपोराइज होता है। और वेपोराइज जब होगा लिक्विड तो ये लिक्विड वेपोराइज होकर के निकलेगा धुआं के फॉर्म में, धुआं जैसा था। एक्चुअली में वो धुआं नहीं है, वो क्या है, वेपर्स है। जैसे देखो वाटर वेपर और धुआं में डिफरेंस है ना, जैसे वाटर वेपर है वो और धुआं में वो डिफरेंस। जैसे वाटर को हम गर्म करते हैं तो वाटर वेपर निकलता है और एक धुआं, वो दूसरा चीज़ होता है। तो इसमें से धुआं नहीं, इसमें से स्मोक नहीं निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, इसमें से स्मोक नहीं निकल के इसमें से क्या निकलता है, वाटर वेपर नहीं, निकोटीन वगैरह का जो लिक्विड मिलाया गया उसका क्या निकलता है, वेपर निकलता है। तो ये लोग ई सिगरेट्स के तौर पे यूज करते हैं। इंडिया में ये बैंड है, इंडिया में ये नहीं चलता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है यूएस में, चाइना में, ये सब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। और इसको और भी बहुत ये इसलिए भी यूज होता है क्योंकि लोग मानते हैं कि ई सिगरेट जो है वो यूजुअल सिगरेट होता है, उससे कम हार्मफुल होता है, और फिर आसानी से आप यूज भी कर पाते हो क्योंकि जहाँ नो स्मोकिंग जोन है वहाँ पे भी आप इसको यूज कर पाते हो। ये सब बातें माना जाता है, लेकिन अभी तक ये पूरा तरह से क्लियर नहीं है कि ये पूरा तरह से, बहुत लोग मानते हैं कि ये ज़्यादा सेफ है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए वैसे तो कोई किसी भी तरह का सिगरेट यूज़ नहीं ही करना चाहिए और नहीं ही कोशिश करना है करने का। तो ये था हम लोग का हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करता है ई सिगरेट भी, थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, तो आज का ये हम लोग का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सीरीज ख़त्म हुआ। एक जो है टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग बीच में इंसर्ट कर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोग मानो कि इलेक्ट्रिसिटी का थियरी पोर्शन ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन पोर्शन देखा जाएगा। ओके, अब आपको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर डाउट्स वगैरह आपको पूछते रहना है।